Dear students, good morning to all of you. जेई और नीट स्टूडेंट्स के लिए रोटेशनल मोशन का एक और लेसन आपके सामने है और इस लेसन का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ज़रा वीडियो पॉज करके 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लें। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड करेक्ट आंसर इज द बी। 25 मीटर के बराबर मिला होगा। किसी टावर से जिसकी हाइट 20 मीटर है, हमने 2 पार्टिकल एक साथ प्रोजेक्ट किए, वन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दोनों की वेलोसिटी सेम दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर हाइट से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने 2 पार्टिकल प्रोजेक्ट किए हैं, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल अनदर अलोंग द वर्टिकल। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1 इज इक्वल टू 20 अलोंग आई डायरेक्शन, ऑफ कोर्स इन मीटर पर सेकेंड, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और दूसरे की वेलोसिटी हो गई 20 बट अलोंग द जे डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हुई? तो फार्मूला है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोनों के मास तो इक्वल हैं, बराबर हैं, तो m तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 20i प्लस 20j बाई 2, इतना होगा। इसका मतलब हुआ कि हो गया 10i प्लस 10j, 10i प्लस 10j मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड है, y कंपोनेंट भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? तो VCM का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट, मीन्स 10√2 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन, along which डायरेक्शन? तो यदि ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो हमको मालूम है कि tan थीटा इज गिवन बाई Vy अपॉन Vx। तो Vy दिया है 10, Vx मिला है 10, यानी कि 10/10 मीन्स 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। तो सेंटर ऑफ मास जो है 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट हुआ, हम ये मान सकते हैं। और तब ये सेंटर ऑफ मास जो है, दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। उस प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट कैपिटल एस से दिखाते हैं हम, बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतनी मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा। कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से। सेंटर ऑफ मास इस तरफ चल रहा है, ऐसा सेंटर ऑफ मास इस तरफ चल रहा है। तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट ये होगी h, इस फार्मूले से मिलेगा। अब u स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 साइन 45 का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2 और g की वैल्यू हो गई 10, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया 5 मीटर। तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट अटेंड्स द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 5 मीटर। तो ग्राउंड से कितना हो गया? ग्राउंड से टोटल हाइट कितना हो गया? मैक्सिमम हाइट। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट h डैश बराबर होगा h प्लस h, ये हाइट, और उसमें जुड़ जाएगा।
तो मिला 5 + 20 मीन्स 25 मीटर। तो वो मैक्सिमम 25 मीटर की हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, कौन? दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है ना। जबकि होगा क्या, ये पार्टिकल तो ऊपर जाएगा फिर सीधा नीचे आ जाएगा, और ये पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इधर आएगा। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इतनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, 25 मीटर के बराबर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। A ladder AB of length 5 meter inclined to a vertical wall is slipping over a horizontal surface with velocity (2 meter per second). When A is at a distance (3 meter from O, the velocity of center of mass at this moment is ये है। तो एक वर्टिकल वाल से टिका हुआ है रॉड ए बी, और पॉइंट ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सरक रहा है, और ओ से ए का डिस्टेंस 3 मीटर के बराबर है। तो हमें सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतलानी है, कितना होगा। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 1.25 मीटर पर सेकेंड, 2.0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो बच्चों इसके लिए भी मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट में क्वेश्चन ज़रा सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करके 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है लेंथ, तो नेचुरली ये लेंथ कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है 4 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस x सरकता जा रहा है तो चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये डिस्टेंस y ये घटता जा रहा है। लेकिन इस रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट है, इस रॉड का लेंथ कांस्टेंट होगा।
तो किसी समय यदि x है, किसी समय ये y है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। 2 तो कैंसिल हो गया, x अभी दे रखा है 3 मीटर, dx बाई डी टी इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो चुका है, y हो गया प्लस y हो गया 4 और dy बाई डी टी हो गया द वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट b इज इक्वल टू 6/4 3/2, चलो 3/2 ही रख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड किधर होगा, डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ सरकेगा। तो सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों पॉइंट के x कंपोनेंट, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी के x कंपोनेंट का एवरेज, वो x कंपोनेंट मिलेगा इसका, इसके पास दो वेलोसिटी होगा, ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट हैज़ ए वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट हैज़ ए वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन आल्सो। तो ये मान लेते हैं vx, ये मान लेते हैं vy। तो vx क्या होगा, दोनों एंड के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एवरेज, और vy क्या होगा, दोनों एंड के वर्टिकल वेलोसिटी का एवरेज। चलिए vx निकालते हैं, तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vx बराबर a पॉइंट का x कंपोनेंट प्लस b पॉइंट का x कंपोनेंट अपॉन 2, दोनों का एवरेज मिलेगा। तो a पॉइंट का x कंपोनेंट यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन इसके पास तो वेलोसिटी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो हो गया 0/2 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया इतना। ऐसे ही y कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो y कंपोनेंट मिलेगा a की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये तो भाई 0 है, प्लस b की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये अभी हम लोगों ने निकाला कितना था, 3/2 मीटर पर सेकेंड बाई 2, सो इट इज़ 3/4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया दोनों वेलोसिटी का सॉरी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो जब कंपोनेंट्स मालूम हो तो हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट, ये तो फार्मूला आपको मालूम ही है। तो हमको मिल रहा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो इट इज़ 25/16 का स्क्वायर, सो 5/4 या 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1.25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्मॉल स्फेयर्स of masses
10 kilogram and 30 kilogram are joined by a rod of length 0.5 meter and of negligible length. Negligible mass. The moment of inertia of the system about a normal axis through center of mass of the system is 1.875 kilogram meter square, 2.45 kilogram meter square, 0.75 kilogram meter square, 1.75 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, 1 मिनट में ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अब तक आपने बना लिया होगा। चलिए इस तरह के प्रॉब्लम के लिए कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस जा रहा हो उसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं और उस फार्मूले पर मैं इस वैल्यू को रख करके, दिए गए वैल्यूज़ को रख करके हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लो एक मास है m1, दूसरा मास है m2, बीच का डिस्टेंस है r। इसका सेंटर ऑफ मास एक m1 से मान लो r1 डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से जाने वाला नॉर्मल एक्सिस, यहाँ से जाने वाला नॉर्मल एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो यहाँ से डिस्टेंस r1 है, यहाँ से मान लेते हैं r2 है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। हमें ये r1 r2 की वैल्यू निकालनी होगी, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम r1 मान रहे हैं, तो r1 होगा m1 इंटू 0। डिस्टेंस हम यहाँ से नाप रहे हैं तो इसके डिस्टेंस तो 0 हुआ, यानी इसकी पोजीशन 0 हुई, प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। तो हमको मिल गया m2r अपॉन m1 प्लस m2। कहाँ से मिला, यहाँ से। यदि मैं इसको इधर से नापूं तो मेरा ये 0 हो जाएगा, इसकी पोजीशन r पे आ जाएगा। तो r2 मुझे मिलेगा, या r1 को r में घटा देना तो आपको r2 निकल आएगा, या सीधा ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से r2 मिल रहा है m1r अपॉन m1 प्लस m2। अब r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा I इज इक्वल टू m1, r1 की जगह मैंने रखा m2r बाई r1 प्लस r2 प्लस m2, और r2 की जगह मैंने रखा इतना m1r अपॉन r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो देखो m1 m2
आर स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर, इतना तो कॉमन आ M1 M2 है जी, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर और R का भी स्क्वायर, इतना तो कॉमन आ गया, इतना कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ से मिला M2, यहाँ से बचेगा केवल M1, तो एक M1 प्लस M2 कैंसिल भी हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। तो दो पार्टिकल R डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके सेंटर ऑफ मास से जाने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। अब आपके क्वेश्चन में M1 दे रखा है 10 किलोग्राम, M2 दे रखा है 30 किलोग्राम और R दे रखा है 0.5 मीटर। ये सारे वैल्यू रखिए तो आपको आंसर मिलेगा A, करके देखिएगा 1.875 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको आपको याद रखना है। इतने पोर्शन को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो M1 बाई M2 बाई M1 प्लस M2 इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास of the system. Okay. चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। The radius of gyration of a body about an axis at a distance of 4 centimeter from center of mass is 5 centimeter. The radius of gyration about a parallel axis through center of mass is 2 centimeter, 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इजी है, इसलिए आधे मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए, विदिन हाफ मिनट। हाँ तो बच्चों अब तक आपने बना लिया होगा। देखो कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ से जाने वाला एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0, यहाँ से a डिस्टेंस पर इसी के ठीक पैरेलल कोई दूसरा एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, पूरे बॉडी का मास m, तो इसमें रिलेशन मिलता है I इज इक्वल टू I0 प्लस ma स्क्वायर, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इतना होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m के स्क्वायर, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो I की जगह मैं रख सकता हूँ m के स्क्वायर इज इक्वल टू I0, इट इज आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट विल बी आल्सो इक्वल टू m के स्क्वायर।
यानी मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर। तो मास हो गया m और मान लो रेडियस ऑफ जाइरेशन k0 है, इसके लिए k0 है का स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। तो m तो हो गया कैंसिल, क्या बचा k स्क्वायर इज इक्वल टू k0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें किसी दूसरे एक्सिस के लिए k की वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है और k0 पूछ रहा है कि k0 कितना होगा। तो यहाँ से आप k0 निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। k की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, ये तो अननोन है निकालना है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो k0 कितना मिलेगा, तो k0 मिल रहा है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन का एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट, if mass of earth and radius suddenly become 2 times and 1/4 of its present values, the length of the day becomes 24 hours, 6 hours, 3/2 hours, 3 hours। ये क्वेश्चन भी आसान है, आधा मिनट में बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। एंड करेक्ट आंसर इज द लास्ट ऑप्शन 3 आवर्स। 3 घंटे का एक दिन रात हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हुआ नहीं है। ये जो भी चेंजेस आया है ड्यू टू सम इंटरनल कॉज। और यदि ऐसा है तो सिस्टम का यानी कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा मीन्स m1 ओमेगा 1 r1 m1 ओमेगा 1 स्क्वायर r1 इज इक्वल टू, उल्टा हो गया, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ओमेगा 2 r2 स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम होता है m ओमेगा r स्क्वायर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बस इसमें वैल्यू आपको रखना है। इनिशियल मास m, ओमेगा 1 हो गया 2 पाई बाई T1। T1 क्या हुआ
इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्यूशन घूम रही है उसका टाइम पीरियड। तो ओमेगा होता है 2π/t। R1 हम मान लेते हैं r, रेडियस r है। क्या हुआ, मास तो डबल हो गया है ना, मास बिकम्स 2 times बट रेडियस बिकम 1/4। तो मास जो है वो पहले वाले मास का डबल हो गया 2m। ओमेगा 2 हो जाएगा 2π/t2। ये t2 हमको मालूम करना है, t1 तो हमको मालूम है। अभी अर्थ का एक चक्कर 24 आवर्स में होता है, उसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ए डे। तो अभी लेंथ ऑफ ए डे इज 24 आवर। अब कितना होगा हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। और R2 कहता है 1/4 हो गया, मीन्स r/4 का स्क्वायर। ओके, तो m कैंसल, 2π कैंसल, r² कैंसल, m 2π और r² कैंसल। तो क्या बच गया 1/t1 यानी कि 24 आवर इज इक्वल टू 2 अपॉन, बाकी सब नीचे हैं, 2/t2 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो t2 कितना मिला, t2 मिला 2 इंटू 24/16। ठीक है ना, इतने घंटे का एक दिन रात अब होगा, यानी कि 3 आवर्स के बराबर। तो क्वेश्चन आसान था, बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट a child is standing with folded hand hands at the center of a platform rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is K. The child now stretches his arms so that moment of inertia of the system double. The kinetic energy of the system is now, of the system now is 2K, K/2, 4K, K/4। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आसान ही है, इसलिए आधे मिनट में बन जाना चाहिए। वीडियो पॉज करें, आधे मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लगा हुआ है और ये सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम
ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, आई ओमेगा का स्क्वायर बाई 2i। ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी यानी आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड किया, तो इतना मिल जाएगा। अब आई ओमेगा की जगह तो मैं रख सकता हूँ J अपॉन 2i। अब J तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो K कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू I। और किस तरह से, एंड देयरफॉर K इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। I बढ़ेगा K घटेगा, I घटेगा K बढ़ेगा, ठीक है। तो K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू I2 अपॉन I1, उल्टा हो जाएगा इस तरफ। तो K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है K2 द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट इज अननोन। I1 को मैं मान लेता हूँ I, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है डबल हो गया, तो I2 जो है वो I1 का डबल हो जाएगा यानी कि 2i। तो I और I तो कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर K2 द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, K2 इधर आएगा तो 2 इस तरफ आ जाएगा, K/2। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, K/2 के बराबर, ठीक है। तो याद रखना कि सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क न लगा हो तो उसका उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने एक के बाद एक इसी पर हम लोगों ने किया। फार्मूले अलग अलग लिए, एक में J हमने लिया था m ओमेगा r स्क्वायर और दूसरे में लिया J इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई तो होता है mr स्क्वायर, तो J इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा, वो फार्मूला हमने वहाँ यूज किया था और यहाँ पर हमने आई ओमेगा यूज किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर टर्न्स ए व्हील of moment of inertia 200 kilogram meter square about an axis through center. The angular velocity after 3 seconds each. (15 radian per second, 22 radian per second, 28 radian per second and 60 radian per second. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, केवल 30 सेकंड में आधे मिनट में बनना चाहिए। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा।
हमें मालूम है कि टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा। अल्फ़ा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई। टाउ दे रखा है 1000, आई दे रखा है 200, सो इट इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इट इज 0, रेस्ट में रहा होगा, वहीं से उसने घुमाना स्टार्ट किया। टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद हमको कैलकुलेट करना है क्या, ओमेगा, कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये डेटा हमारे पास है। तो इन डेटा को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। अब तो बहुत आसान हो गया। ओमेगा 0 हो गया 0 प्लस अल्फ़ा हो गया 5, टी हो गया 3, तो इट इज़ 15 रेडियन पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद उस व्हील के एंगुलर वेलोसिटी 15 रेडियन पर सेकेंड के बराबर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट if 484 joule of energy is spent in increasing the speed of a wheel from 60 rpm to 360 rpm, the moment of inertia of the wheel is। हमें अपने व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतलानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, विद इन हाफ मिनट बनना चाहिए। आंसर मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप स्टार्ट कर दो। 1.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अब तक बच्चों आपने बना लिया होगा, जितनी एनर्जी ये व्हील को हमने दिया वो क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च हुआ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ओमेगा इज गिवन बाय 2.2 RPS या 2.2 RPM बाई 60। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बतलाया हुआ है। तो ओमेगा 1 इतना। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो हाफ आई 2 पाई इंटू आपका RPM बाई 60 का स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, K2 माइनस K1। तो हाफ आई 2 पाई 60 ये तो सब में कॉमन निकल आया। तो हाफ आई 4 पाई स्क्वायर बाई 60 इंटू 60, ये कॉमन निकल गया। 60 का स्क्वायर इसलिए लिया। K2 यानी फाइनल RPM ये दिया है 360 का स्क्वायर, और इनिशियल जो RPM था वो तो 60 था, तो माइनस 60 का स्क्वायर।
इतना, ठीक है, इतना। तो डेल्टा के हमको दे रखा है 484 जूल। ये आपको मिल गया फाइनल इक्वेशन, जहाँ पर केवल आई अननोन है, आई अननोन है, बाकी तो सब डेटा अवेलेबल है। तो इनको जरा आप सॉल्व कीजिए। पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 10। पाई स्क्वायर को आप 10 लेकर के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से 60 का स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं। चलिए देखो, हाफ आई पाई स्क्वायर से, या हम इसको अभी रहने दो, 4 × 10 कर सकते हैं। ये 60 का स्क्वायर हुआ। यहाँ से भी 60 के स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, तो 60 के स्क्वायर बच गया, यानी कि 3600 - 1। तो ये 60 का स्क्वायर 60 को कैंसिल, 2 से इधर कैंसिल, तो आई बराबर मिलेगा, सबको इस तरफ ले आओगे तो आई इज इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाई 2/10। ये तो कैंसिल हो गया। 3600 में एक घटाने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको 3600 ही लेके चलते हैं। अप्रॉक्सीमेट आंसर तो निकल आएगा, इसके नियरेस्ट आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। फोर से डिवाइड किया तो 1 to 1, 2 और यहाँ से 2 डिवाइड हो गया, इतना। तो 1 to 1 में इतने को डिवाइड करना है, तो देखो कितना आता है। कहता है 0.7 आना चाहिए, 0.7 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया ना। 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 6 यानी 36। तो भाई 36 में से एक घटेगा तो 35। अब सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ 3600 नहीं था, केवल 360 था। यहाँ से 60 को बाहर करोगे, यहाँ 60 को बाहर करोगे तो बचेगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। हाँ, अब ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इतने के बराबर आपको मिलना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। Except rotating at 3000 RPM is transmitting power of 3.14 kilowatt. The magnitude of the driving torque is,
पहला दिया है 6 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन मीटर एंड 22 न्यूटन मीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मिनट के भीतर भीतर बन जाना चाहिए। तो देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में पावर होता है P=Fv। रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स को हम रिप्लेस करते हैं टॉर्क से और वेलोसिटी को करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। तो रोटेशनल मोशन में पावर बराबर होता है टाउ इंटू ओमेगा। अब ओमेगा होता है 2 पाई इंटू RPM/60। हमको RPM वैल्यू दिया है तो ओमेगा यहाँ से निकलता है, तो हमको तो टाउ निकालना है। तो टाउ हो गया P इंटू 60, ये इधर आ जाएगा अपॉन 2 पाई इंटू RPM, इतना मिला। तो P पावर दे रखा है 3.14 किलोवाट, मीन्स 10 का पावर 3 वाट इंटू 60 अपॉन 2 पाई, और RPM दे रखा है 3000, इतना। तो पाई से 3.14 कैंसिल हो गया, 10 का पावर 3 से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 3 इंटू 2 6 से यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचेगा 10। तो कितना आना चाहिए? 10 न्यूटन मीटर। तो वहाँ जो टॉर्क अप्लाई हुआ है उस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए वो 10 न्यूटन मीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पर डिपेंडेंट है, मैं वहाँ से लिया हूँ। तो अगला क्वेश्चन और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, a wheel is rotating at an angular speed at an angular speed 20 radian per second is brought into rest by a constant torque in 4 seconds if the moment of inertia is 0.2 kilogram meter square, the work done in first 2 seconds is A 50 joule, 30 joule, 20 joule and 10 joule। ये क्वेश्चन भी आसान ही है, इसलिए 1 मिनट के भीतर भीतर बनना चाहिए। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर हमने टॉर्क अप्लाई किया है, रिटार्डिंग टॉर्क, जो स्पीड को कम कर रहा है। तो रिटार्डेशन कितना होगा? तो रिटार्डेशन अल्फा बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड का था, जो बाद में 0 हो गया, और ये 4 सेकेंड में हुआ है, तो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिला हुआ है, मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन है ये, इतना।
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमको तो दिया ही हुआ है ओमेगा 0, इट इज़ 20 रेडियन पर सेकेंड। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ 0। ये पूरा काम 4 सेकेंड में हुआ था, लेकिन हमको वर्क निकालना है। वर्क देखो केवल 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में वर्क निकालना है, ठीक है ना। यानी टाइम हमको दे रखा है 2 सेकेंड। तो वहाँ वर्क होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्क होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमको पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थीटा। तो थीटा निकलेगा सेकेंड इक्वेशन से ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ से। तो ओमेगा 0 तो भाई 20 है, टाइम हमने 2 सेकेंड के लिए, याद रखना कि 4 सेकेंड का नहीं, पहले 2 सेकेंड का टाइम वर्क हमको कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क नहीं करना है। तो इतना हो गया माइनस हाफ। माइनस क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन था, अल्फ़ा निगेटिव है, मैंने शुरू में कहा था। तो माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो कितने का आ गया? 20 रेडियन, 20 रेडियन, ठीक है। ये तो थीटा निकाल आया। टॉर्क निकाल लेते हैं, तो टॉर्क टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा। टाउ इज गिवन बाई आई अल्फ़ा। फोर्स होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से एम की जगह आई, ए की जगह अल्फ़ा और एफ की जगह टाउ। तो आई हमको दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अल्फ़ा हमने निकाला 5, तो 1 न्यूटन मीटर। तो देखो थीटा मालूम, टाउ मालूम, तो वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क होगा टाउ इंटू थीटा, तो टाउ तो 1, ये 20, तो कितना आया? 20 जूल के बराबर का वर्क फर्स्ट 2 सेकेंड में हुआ होगा। फर्स्ट 2 सेकेंड में 20 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये था एक और लेसन रोटेशनल मोशन पर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीखना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का कॉन्सेप्ट सीखना है हमको। और फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको मिलता है अपने प्रैक्टिस के समय या फिर एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो घर में ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अप्लाई कीजिए। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।